सभी का फ्रीडम न्यूज़ एक्सप्रेस पे नरेश कुमार चालिया के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं हाई कोर्ट के। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी हमारे साथ में हैं। और इसके अलावा जो आज हमारे साथ में एक यूनियन जो है ऑल इंडिया जुडिशरी एस्पिरेंट यूनियन है, जो आज हमारे साथ में उनके पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको प्रॉब्लम है आज, जिन्होंने कई सारे टेस्ट दिए हैं हाई कोर्ट वगैरह के, तो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है आज हम उसको लेकर के बात करेंगे। तो आज हमारे साथ में पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हमारे साथ में हैं AP सिंह, तो हम उनसे बात करते हैं कि वो आज इस विषय में क्या अपनी जो प्रकाश डालना चाहेंगे, क्या उनकी किस बारे में वो केस लेकर के चल रहे हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर AP सिंह से हम बात करते हैं। जी डॉक्टर जी। ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन का सबसे बड़ा यही विषय है कि ऑल इंडिया में जो जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पारदर्शिता हो। उनमें पारदर्शिता नहीं हो पा रही है, इसलिए उनमें विरोधाभास होता है। इसीलिए ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन के द्वारा इस पर यह बात की जा रही है। क्योंकि होता क्या है, जो जुडिशरी सिस्टम में एग्ज़ाम देते हैं बच्चे लॉ पास आउट करके, तो उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देते हैं वो अपने यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 85 और 90% नंबर आए, टॉपर हैं यूनिवर्सिटी के। लेकिन जब वो एग्ज़ाम देते हैं तब भी अच्छे नंबर उनके आते हैं। जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में उनके नंबर बिल्कुल कम हो जाते हैं और इंटरव्यू में नहीं निकल पाते। तो विषय ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी आधार पर ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन पूरे देश के जो लॉ के छात्र हैं, जो जुडिशरी में, चाहे गुजरात जुडिशरी के एग्ज़ाम की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो, इसी आधार पर ये चल रहा है। इसी माध्यम से इनको न्याय पाने के लिए इन लोगों ने कई याचिकाएं माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी फाइल की हैं, वहाँ भी डाली हुई हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इस संबंध में याचिकाएं पड़ी हुई हैं, वहाँ हैं बहुत पड़ी हुई। लेकिन न्याय हो, उनके साथ जस्टिस हो। अब विषय ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या जो न्यायाधीश बनते हैं, जो न्यायाधीश बनेंगे, उन्हें भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इस तरह के संगठन या पिटीशन या याचिकाकर्ता बन के जाना पड़ता है। फिर वो डालते हैं याचिकाएं, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तब उनसे ये पूछा जाता है, आपने हिमाचल के हो तो दिल्ली क्यों आए हो, दिल्ली के हो तो हरियाणा चंडीगढ़ क्यों आए हो, पंजाब क्यों आए हो, राजस्थान क्यों आए, आपने याचिका क्यों लगाई थी, आप पिटिशनर क्यों बने थे, किसने आपको पिटिशनर बनाया था। इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू करने वाले छत की तरफ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे। ये ऐसी डिस्क्रिप्सीज हैं जिसके माध्यम से ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स इस बारे में ये बात कर रही है और इनके साथ न्याय होना चाहिए। इंटरव्यू, एग्जामिनेशन जो भी हो, सिस्टम प्रोसेस बिल्कुल ठीक, लेकिन जो उसका प्रोसेस किया जा रहा है, जो उसके साथ इम्पार्शलिटी, मतलब स्पष्ट चीज सामने आनी चाहिए। पारदर्शिता जो एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन वो आनी चाहिए। यही पारदर्शिता न होने के कारण शायद ऐसा पिछले दिनों आपने देखा, अतीक अहमद एक क्राइम की ईस्टर्न यूपी के कुछ जिलों में अपनी पकड़ बनाने वाला था, बनाई हुई थी, चल रहे थे उसके केस। उसके केस के दौरान पता चल रहा है अब कि 10 ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस ने, लगातार 10 जस्टिस ने अपने को उसके केसों से अलग कर लिया, कि मना करते रहे। लगातार 10 जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस, इस बात की वजह से मना करते रहे कि हम अतीक अहमद का केस नहीं सुनेंगे, हियरिंग नहीं करेंगे।
इससे लोगों में पता चल रहा है कि क्या जुडिशरी में भी हमारे निडरता नहीं है, क्या निष्पक्षता का अभाव है, क्या निडर क्यों नहीं है, डर है, कोई भय है, भय की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या क्रिमिनल का भय न्यायपालिका पर हावी हो सकता है, क्या कोई राजनीतिक प्रेशर बन सकता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता, निर्भीकता, निडरता हमारे देश का मोटो है, लेकिन उस आधार पर क्या न्यायपालिका पूरी तरह से खरी उतर रही है। और इसीलिए ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन, जिसमें इस देश के लाखों जुडिशरी के एग्जाम देने वाले छात्र जुड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, उनके साथ किसी, उनके अगर अरमान हैं, वो रात दिन लगाकर पढ़ रहे हैं, अगर वो अच्छे नंबर पा रहे हैं, अगर उनमें बौद्धिक क्षमता है, अगर वो अपने दिमाग से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें किस लिए अड़चन पड़ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सोचने की बात है। और इसी बात को लेके याचिकाएं माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर दी। तो इसके लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स, ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन इस बात को मांग कर रही है कि या तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे बड़ी लोगों को आशा है, बहुत नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं, उनके कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके विचार पढ़ते हैं, उनकी बातें पढ़ते हैं, लोग प्रभावित होते हैं, माननीय आदर योग्य हैं, देश के दूसरे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, तो उनके संरक्षण में वो इस पर ध्यान दें और कोई ऐसी कमेटी बनाएं या ऐसा फोरम बनाएं जो जुडिशरी से संबंधित रिलेटेड जो डिस्क्रिपेंसीज होती है, पर्चा लीक आउट होना, पेपर लीक आउट होना, पेपर व्हाट्सएप पे आ जाना, परीक्षा रद्द हो जाना, परीक्षा में धांधली होना, गड़बड़ी होना, ये बहुत ही ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से पढ़ने वाले छात्रों को भयभीत हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, डरे रहते हैं, उन्हें चिंता रहती है, पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं, रात दिन लगा के पढ़ते हैं, अपने गरीब माँ बाप के पैसों को जब एक माँ अपने आभूषण बेचकर अपने बच्चे को जुडिशरी के लिए पढ़ाने के लिए भेजती है, कोचिंग कराती है, क्लासेस में भेजती है, उसके बाद उसका बच्चा इसलिए निराश हो जाता है कि पेपर लीक आउट हो गया, सर कैंसिल हो गया, वहाँ रुकावट लग गई, वहाँ नहीं हो पाया, फिर वो क्या याचिकाकर्ता बनते हैं, फिर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका करते जाते हैं, फिर जांच होती है, कमेटी बनती है, ये होता है, लेकिन वो सफलता की बात नहीं होती। बात यहाँ पर यही है कि इस तरह से माननीय सर्वोच्च चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा फोरम बनाएं जिसके माध्यम से ऐसे दुखी, ऐसे परेशान, ऐसे न्याय जस्टिस बनने वाले स्टूडेंट के साथ न्याय हो सके। और इस कमेटी के माध्यम से, चाहे उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे माननीय लॉ मिनिस्टर हो, माननीय गृह मंत्री हो, ये लोग इस तरह से ऐसे 5-6 लोगों की कमेटी बने जो जिम्मेदारी के साथ इस पर निर्णय ले सकें, परीक्षा के सिस्टम को संभाल सकें, प्रोसेस को संभाल सकें, और न्याय देने वालों, जो भविष्य में न्याय देने वाले बनते हैं, न्याय की प्रक्रिया के अभिन्न अंग बनते हैं, नीचे से लोग ऊपर तक न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों पर जाते हैं, उनके साथ भी न्याय हो सके उस कमेटी के माध्यम से। और हम लोग आशा करते हैं कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के लॉ मिनिस्टर बहुत आजकल बोलते हैं, बहुत गंभीर विषयों पर बोलते हैं, कॉलेजियम पर बोलते हैं, जजेस की नियुक्ति पर बोलते हैं, जजेस के अधिकार क्षेत्र पर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन पर बोलते हैं, सरकार की अपनी बात रखते हैं, सरकार की जिम्मेदारियों पर बोलते हैं, देश के लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में बोलते हैं, देश के लोकतांत्रिक संसद और लोकसभा के जुरिडिक्शन के बारे में बोलते हैं, उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में बोलते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिस्टम प्रोसेस पर सवाल उठाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये आशा कर रहे हैं, देश के नागरिक, क्योंकि माननीय देश के न्यायाधीश 150 करोड़ लोगों में से ही बनते हैं, तो सब आशा करते हैं, पूरा देश
न्यायपालिका की तरफ आशा करता है कि इस बारे में पारदर्शिता आ सके। यदि पारदर्शिता आएगी तो लोगों में विश्वास बनेगा, जीवंत रहेंगे, ज्वलंत रहेंगे, दिखेगा, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी न्याय होते हुए दिखना चाहिए। जब ऐसी कमेटी बनेगी और उसमें ये सारा कुछ होगा तो लोगों का सवाल उठना बंद होगा, और जब सवाल उठने बंद हो जाएंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तो इस देश की न्यायपालिका, लोकतंत्र, जो चारों स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथे स्तंभ के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम आपसे बात कर रहे हैं, वो चारों मजबूत होंगे, जिससे लोगों में एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल का फार्मूला केवल होर्डिंग में, केवल बोर्ड में, केवल फ्लैक्स पे, केवल दीवारों, प्रचार या कोर्ट में ना रह जाए, वो लोगों के दिल और दिमाग में भी उतरे। ये कहना है मेरा। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर AP सिंह जी, और जो आज यूनियन के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज जहां पर सरकार और जुडिशरी के बीच में एक लंबी खींचातान चल रही है, और जुडिशरी इस बात को मानती है कि जुडिशरी एक अलग संस्था है जो सरकार के माध्यम से काम नहीं करती है। सरकार जब जुडिशरी के अंदर किसी तरह के जो ये भेदभाव शुरू हो जाएं, या वहाँ पर न्यायपालिका एक सिर्फ कागजों में बन के रह जाए, तो वहाँ पर आम इंसान का क्या हाल हो। यूँ तो कहने को जुडिशरी के अंदर एक्सेस टू ऑल का एक नारा दिया जाता है, पर आज जो है जुडिशरी के अंदर ही, जो जुडिशरी के लोगों के साथ ही बहुत सारे ऐसे अन्याय हो रहे हैं जिनको जुडिशरी जो है अनदेखा कर रही है। तो अब हम उनके प्रेसिडेंट जो ऑल इंडिया जुडिशरी एप्रेसेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो HPSC लोबाना जी हमारे बीच में है, तो उनसे हम बात करेंगे। वो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, और वो आज उनकी क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से आज यहाँ इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ा है। तो हम उनसे बात करते हैं। जी लोबाना जी। सर आप अपना मास्क थोड़ा कर लें। नहीं देखो, अगर मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की गल करा, लास्ट इन्हां दा 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp पेपर लीक होया सी। उस तो बाद 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 110 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। 110 ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ 11 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 110 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਹਿਊ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25-30 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 150 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ। 150 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਜਾਂ 75 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 150 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 75 ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜੋ ਲੜਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੌਪਰ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੈਚਮੇਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਮੈਂ 10 ਦੇ 10 ਠੀਕ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਚੋਂ 90-95 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 56 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਚੋਂ ਫਿਰ 90 ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, 95 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 256 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 256 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ 256 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਬੱਚੇ ਮੇਨਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 750-800 ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 118 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 256 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ 256 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ 118 ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਲੀਜਿਡਲੀ ਤੁਸੀਂ 70-80 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੀਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।
3 ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀਆਂ, 3 ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੇਟ ਪਾਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ RTI ਦੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 18 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ 18 ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਮੇਜਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ADJ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ 1 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ, 1 ADJ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਲਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ADJ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ADJ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 28 ਤੋਂ 30 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ, ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, PN ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 15 ਨੰਬਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੇਵਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 200 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 125 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 150 ਨੰਬਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 200 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 50 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੋ, CCTV ਲਗਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਛੱਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਮੌਕਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 240 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ RTIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 240 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 40 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਅਕੈਡਮੀਆਜ਼ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹਲੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਟ ਆਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਜੱਜਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। IAS IPS ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਜਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੱਜਿਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਟ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੀਐਂਸਿਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੈਠਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ CJI ਬੈਠਣ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣ, ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਣ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੀਐਂਸਿਸ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ जावे। जी, तो आप इस विषय में जो है जुडिशरी के अंदर आप लोगों ने रिट पिटीशन वगैरह दाखिल की है? पिटीशंस जो हमारी हैं 11 साल से जुडिशियल एस्पिरेंट्स की जो पिटीशंस हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं, तो या तो उनको पेंडिंग ही छोड़ दिया जाता है या फिर डिसमिस कर दिया जाता है, या फिर जैसे अभी पंजाब में कोई 10-15 हज़ार बच्चों का पेपर नहीं फिल हुआ था तो बच्चों ने PPSC को भी रिक्वेस्ट दी, पंजाब CM को भी दी, पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर को भी दी, पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर को भी दी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भी दी, AG पंजाब को भी दी। हमने पिटीशन भी हमने फाइल की, जो इन्होंने मतलब जो जज था उसने कॉस्ट की जो है हमें धमकी देके कि इस पिटीशन को आप विड्रॉ करो नहीं तो आप पे कॉस्ट लगाएंगे, कॉस्ट की धमकी देके विड्रॉ करवाई गई। हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की लिबर्टी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट हम गए, हमने कोई एडवोकेट हायर किया, उसको 3-3.5 लाख रुपए भी दिए, 4 दिन उसने हमारी पिटीशन नहीं फाइल की। लास्ट दिन जाके वो बंदा कोर्ट में खड़ा हो गया और तब तक बेंच उठ गया और वो जो पिटीशन लेके भी गया वो भी मतलब विद डिफेक्ट वो जो है वो लेके गया। और बच्चे इनके डर से जो है वो पिटीशनर नहीं बनते हैं। अब जैसे पेपर तो मान लो 10,000 बच्चों का नहीं भरा गया, हमने बच्चों को बोला, अब जैसे हिमाचल में एक लड़का बैठा था मैजिस्ट्रेट, हमने उसको बोला कि अगर तेरा पेपर नहीं फिल हुआ तो तू पिटीशनर बन जा। वो कहता जी मुझे तो ये लोग नौकरी से सस्पेंड कर देंगे। एक लड़की पटियाला में, उसका पेपर नहीं फिल हुआ, हमने कहा तू पिटीशनर बन जा। उसके हस्बैंड का कॉल आया, कहता जी वो पंजाब गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर है, वो कहता जी मेरी वाइफ को ये लोग सस्पेंड करवा देंगे। तो मतलब इतना डर, इतना भय एक इंडिया जैसे देश में जहाँ पे हमारे इतने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो इतना ज़्यादा, इतना भय, इतना खौफ न्यायपालिका अगर करेगी तो ये बात ठीक नहीं है। तो मैं देश के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा अपनी जुडिशरी की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। अगर अब जैसे आप लोग ये लड़ाई इतनी लंबी लड़ रहे हैं और आगे आप अपने साथियों को जो भी आगे ये रिक्रूटमेंट्स के लिए इंटरव्यू वगैरह देना चाह रहा है तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैसेज तो अब ऐसा है कि आप देखो कि जैसे बच्चे पिटीशन फाइल करते हैं। अब अगर मैं मध्य प्रदेश की आपको बात करूं, मध्य प्रदेश में इन्होंने जो बच्चे पंजाब हरियाणा से गए उनको इन्होंने फेल कर दिया कि ये बच्चे पंजाब हरियाणा से आए हैं। उनकी आंसर शीटें हमारे पास आज भी पड़ी हैं और उनसे जो बच्चे पिटीशनर बनते हैं उनसे ये लोग इंटरव्यू में ये क्वेश्चन करते हैं कि आप हमारे अगेंस्ट पिटीशनर क्यों बने। तो मैं तो इनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि भाई क्वेश्चन आप लोगों ने गलत डाला, चाहे जानबूझ के डाला चाहे नेग्लिजेंटली आपसे डल गया, लॉ आपको नहीं आता, तो आप हमारे बच्चों से ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि आप हमारे अगेंस्ट पिटीशनर क्यों बने। तो मोटी मोटी यही बात है। देखो जो बच्चे हैं वो थोड़ा खुल के नहीं सामने आ रहे, बच्चे डरे हुए हैं, अपने घरों पे मतलब बैठे हैं। बच्चों को तो ये तक नहीं पता कि हमारे साथ कौन है, हमारे खिलाफ कौन है। अब मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। मुझे यूपी से एक लड़के का फ़ोन आया, वो कहता कि वो है, कुछ उसके दोस्त हैं, कहता जी हमें इन्होंने यूपी जुडिशरी में 6 इंटरव्यूज़ में इन लोगों ने हमें फ़ेल कर दिया। और कहता कि मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपने ग्रीवियंसेस जो है हमें लिखती रूप में भेजना, तो हम वो PM को भी भेजेंगे, चंद्रचूड़ साहब को भी भेजेंगे और यूपी में योगी जी को भी भेजेंगे। तो लड़का रोने लग गया, कहता जी योगी जी हमारे घर पे बुलडोज़र चलवा देंगे। मैंने कहा योगी जी आपके घरों पे नहीं बुलडोज़र चलवाएंगे, अब बुलडोज़र चलने का टाइम जजों के घर पे आया है। तो मतलब जो बच्चे हैं थोड़ा डरते हैं, बच्चों को पता नहीं है कि सरकार में या जुडिशरी में कौन बंदा उनके साथ है, कौन बंदा उनके खिलाफ है। उनको यही नहीं पता कि उनका साथ कौन दे रहा है।
तो मेरे ख्याल से देखो, हम लोग एक तो ये सोच रहे हैं कि 15 दिन का हम सरकारों को अल्टीमेटम देते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अगेंस्ट अगर 15 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम गवर्नर ऑफिस का घेराव करेंगे। अगले 15 दिन तक कोई एक्शन अगर नहीं लिया गया तो हम प्रेसिडेंट ऑफिस का घेराव भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि या तो चंद्रचूड़ साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इंडिया के और बहुत अच्छे जज हैं, बहुत ऑनेस्ट भी हैं, वो बच्चों को अपने पास बुलाएं, बच्चे अपने ग्रीवियंसेस उनको बताएंगे। सारी स्टेटों के बच्चे आना चाहते हैं, खास करके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बच्चे आना चाहते हैं। या फिर हम प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई स्पेशल कोर्ट बिठाएं और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बुलाएं, उनके ग्रीवियंसेस सुने। अगर नहीं सुने जाते तो फिर जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा हम इसको मतलब और ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ेगा, पर अब ये बंद नहीं होगा जब तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि समस्याएं आ रही हैं, बच्चे जो डर रहे हैं वो आगे नहीं आना चाह रहे, तो इस कंडीशन में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अगेंस्ट हम गवर्नर ऑफिस का घेराव करेंगे, दिल्ली में जाके हम प्रेसिडेंट के ऑफिस का घेराव करेंगे, लॉ मिनिस्टर से भी मिलेंगे, पीएम से भी मिलेंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी मिलेंगे, चंद्रचूड़ जी से भी मिलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। और बाकी तो यही है, देखो हम तो बीइंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। और एक हम लोग ये मतलब सरकारों को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को और चीफ जस्टिस को हम लोग ये मैसेज दे सकते हैं कि अब जैसे मुझे इन लोगों ने हरियाणा में फेल कर दिया, मैं अगर हरियाणा में करप्शन कह लो या नेपोटिज्म कह लो ना हुआ होता तो आज मैं आपके सामने जज बैठा होता, आज मैं अनएम्प्लॉयड बैठा हूँ। तो मैं तो ये मतलब एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब हमें ही कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, फ्यूचर जजेस को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, जुडिशियल एस्पिरेंट्स को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप सोच ही सकते हो कि इनका जो जुडिशियल सिस्टम है, जो इनका कोलिजियम सिस्टम है, जो इनकी जुडिशरी है, उसमें एक आम इंसान को क्या रिलीफ मिलता होगा। कि ये कोलिजियम जो है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ये कोलिजियम सिस्टम में क्या है कि सपोज कोई बंदा, मान लो मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की अगर एग्जांपल लूँ, यहाँ पे अगर कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा है तो इनका कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है कि कोई मेरे ख्याल में 40 ईयर्स इनका एज है और 10 साल की इनकी प्रैक्टिस रखी है कि जब इतना उनका टाइम पीरियड हो जाता है तो ये लोग जो है अपना एक कोलिजियम बिठाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं और 2-3 जज ये हाई कोर्ट से बिठाते हैं। थोड़ी बहुत आप लगा लो कि एग्जीक्यूटिव की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी नेता की कोई सपोर्ट मिलती है और ये लोग उनको जज एलिवेट कर देते हैं, जज बना देते हैं हाई कोर्ट का और उनको एक्सट्रीम पावर्स दे देते हैं। मतलब उसमें कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं आया, कोई आपने टेस्ट नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया, बस आपकी 4 जजों के साथ आपका बैठना उठना है और थोड़े बहुत आपके किसी पॉलिटिशियंस के साथ लिंक है और सीधा आप मतलब 10-15 सालों बाद आप हाई कोर्ट के जज बन गए। वहीं अगर आपको मैं लोअर जुडिशरी की बात करूं तो आप हमारे हालात देखिए, हम लोग 10-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, हम लोअर जुडिशरी में एंट्री नहीं ले पा रहे हैं और ये लोग डायरेक्टली अपने अपने खास बंदों को उठा के हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बना रहे हैं। तो मेरी तो यही मांग है, देश के चीफ जस्टिस से भी यही मांग है, प्रेसिडेंट से भी यही मांग है कि इस सिस्टम को ये, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इस सिस्टम का कहीं पे भी प्रावधान नहीं है। रशिया से मेरे ख्याल आया होगा ये सिस्टम, रशिया में भी ये टर्म अब आर्केक हो चुकी है, तो इस सिस्टम को बंद करना चाहिए। तो मेरा तो यही सजेशन है कि या तो आप जो हाई कोर्ट में रिक्रूटमेंट करते हो, चाहे कोलिजियम से करते हो, जिस किसी भी सिस्टम से करते हो, उसको बंद कर देना चाहिए। अब नीचे से लोअर जुडिशरी में आप रिक्रूटमेंट कीजिए, एडीजे लेवल में आप रिक्रूटमेंट कीजिए, उन्हीं लोगों को आप प्रमोट करके ऊपर हाई कोर्ट में लेके आइए। और या फिर अगर आपने डायरेक्टली अगर आपने हाई कोर्ट के जजेस लगाने हैं तो आप बिना एग्जाम के लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के 50 के अगेंस्ट हो जाता है। तो आप लोग जब आप एक लोअर जुडिशरी वाले एस्पिरेंट का आप इतना हाई लेवल 5-5, 10-10 साल उनसे तैयारी करवा के आप उनको इलेक्ट कर रहे हो, तो आप इन लोगों का भी एग्जाम लीजिए, बहुत हाई लेवल एग्जाम लीजिए, रीजन बेस्ड एग्जाम लीजिए, हाई लेवल इंटरव्यू रखिए, सारा कुछ करिए। ऐसे मतलब आप किसी को भी उठा के आप जज बना दे रहे हो, भी हाई कोर्ट का जज। अब एक हाई कोर्ट के जज को आप 5 लाख रुपए आप सैलरी दे रहे हो, 2 कनाल की आप कोठी दे रहे हो, 50 बंदे उनको नौकर दे रहे हो, फिर भी ये सारा कुछ करना ये ठीक नहीं है देश की तरक्की के लिए। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से आज जुडिशरी के अंदर जो जुडिशरी के साथ जुड़े लोग हैं उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। तो हमारे साथ में कुछ और गेस्ट भी यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। जी सर, अपना नाम बता दीजिए।
नाम तो चलो सर हम नहीं बता सकते, पर इसमें चेंजेस आने चाहिए जल्द से जल्द। जो भी है करप्शन वगैरह चल रही है जो भी है, और सीसीटीवी से लगने चाहिए। और पेपर लीकेज की जो भी बात है, जो है मतलब सब ने बताई है, डॉक्टर AP सिंह ने भी बताई है, इन सब में चेंजेस आना चाहिए। स्टूडेंट्स की तो यही मांग है फिलहाल। तो ये हमारे साथ में स्टूडेंट थे जो जुडिशरी का पेपर वगैरह दे रहे हैं। तो सर जी ठीक है, तो हम भी जुडिशरी से यही मांग करेंगे कि लोगों का एक विश्वास जो जुडिशरी के ऊपर बना हुआ है, वो जुडिशरी का विश्वास बना रहना चाहिए। इन सभी विषयों के ऊपर जो भी पेपर कंडक्ट होते हैं उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए, CCTV कैमरे लगे होने चाहिए, ताकि एक पारदर्शिता के साथ में जब जुडिशरी एग्ज़ाम होंगे या किसी भी तरह के कोई एग्ज़ाम होंगे तो उसमें एक अच्छा निर्णय, अच्छा जो है स्टूडेंट चुन कर के सामने आएगा। और पूरी पारदर्शिता के साथ में जब काम होगा तो हर किसी का एक विश्वास जो कायम होगा जुडिशरी पे, जो आज ख़त्म होता जा रहा है। तो धन्यवाद आप सभी का। दर्शकों, नरेश कुमार चालिया के साथ आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ एक्सप्रेस।